दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है, एक पुरानी कहावत है कि लोगों को अपना घर दिखे या ना दिखे, दूसरों के घर पहले दिखते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा से जब कुछ अखबार नवीसों ने पूछ लिया कि कांग्रेस में आपसी फूट है, तो जवाब में वो ये कहने लगे कि जेजेपी और बीजेपी में बहुत बड़ी फूट है। क्या कहा आपको बताएंगे विस्तार से प्राइम टाइम में। अगली खबर में प्राइम टाइम में आपसे चर्चा करेंगे कि नायब सिंह सैनी को, जो ओम प्रकाश धनखड़ जी के सेनापति थे, वो रास नहीं आ रहे हैं। नड्डा साहब से वो मिल लिए हैं और संभवतः बहुत जल्दी, हो सकता है अगले सप्ताह में, यानी कि राजस्थान चुनाव के ठीक बाद नायब सिंह सैनी की टीम के सेनापति नियुक्त हो जाएं। चर्चा है कि सबसे पहले प्रदेश महामंत्रियों को बदला जाएगा और उसके बाद अन्य संगठन में लोगों का नंबर लगेगा, यानी कि पहले सूबे का संगठन फिर जिलों का संगठन। तीसरी खबर में आपसे चर्चा करेंगे कि जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा को भूल भाल करके इस समय राजस्थान में लगे हुए हैं, और राजस्थान में वो लोगों से कह रहे हैं कि अगले 5-6 दिन सोना नहीं है, खाना पीना नहीं है, लग जाओ, राजस्थान का ताला हम खोलेंगे। और अंतिम खबर में आपसे चर्चा करेंगे कि पलवल जिले का नज़दीकी जिला नूह, यानी कि जो दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, उस जिले के अंदर आखिर क्यों पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं कुछ हिंदूवादी नेता और कुछ संगठन। इन सभी खबरों पर आपसे विस्तार से बात करेंगे। इन खबरों पर चलें उससे पहले आज जान लेते हैं कि दिन भर की सुर्खियों में क्या है। राजस्थान के भरतपुर में बोले पीएम मोदी, कहा 3 दिसंबर को कांग्रेस हो जाएगी छूमंतर, अब राजस्थान से अशोक गहलोत की विदाई तय। पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया द्वारा मानहानि के दायर किए गए केस में अदालत में पेश हुए आप नेता संजय सिंह दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में लाया गया अमृतसर। बिहार की नई आरक्षण नीति को राज्यपाल ने दी मंजूरी, राज्य में अब 75% हुआ रिजर्वेशन का दायरा। होशियारपुर में आम आदमी पार्टी सरकार की हुई विकास क्रांति रैली, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोआबा में 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे थे अरविंद केजरीवाल। मणिपुर में कुकी नेता के खिलाफ हुआ देशद्रोह का केस दर्ज। बता दें, आईटीएलएफ कुकी नेता ने केंद्र सरकार को दिया था अल्टीमेटम, कहा था 2 हफ्ते में मणिपुर में हमारी अलग से सरकार बनवाएं या फिर हम खुद बनाएंगे। उत्तरकाशी टनल में 40 नहीं 41 मजदूर हैं फंसे हुए। हादसे के 7 दिन बाद अफसरों ने दी जानकारी। वहीं अब तक की सारी कोशिशें हुई फेल, ड्रिलिंग मशीन हुई नाकाम, अब सुरंग काटकर रेस्क्यू की चल रही है तैयारी। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट्स पर हुआ एक्शन, लग सकता है प्रतिबंध। मुख्यमंत्री योगी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। हलाला सर्टिफिकेशन देने वाली 9 कंपनियों पर लखनऊ में दर्ज हुई एफआईआर। बसपा नेता के हत्या के आरोपी को एसटीएफ ने मार गिराया। 1,25,000 रुपए के इनामी हत्यारे राशिद कालिया को झांसी में मारी गई गोली। 10 जिलों में पुलिस 3 साल से कर रही थी तलाश। त्योहार के बाद इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी, 61,000 के पार निकला सोना, चांदी 74,000 के करीब। तो ये वो खबरें थी जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। अब आपसे चर्चा करते हैं प्राइम टाइम की। प्राइम टाइम में सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा प्रदेश की राजनीति की। हरियाणा प्रदेश की राजनीति की बात अगर आप यूं कहें कि एक पुरानी कहावत है कि लोगों को अपने घर के झगड़े दिखाई नहीं देते, दूसरों पर नजर पहले जाती है। बात कुछ यूं है कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा कैथल गए हुए थे। कैथल में उनसे अखबार नवीसों ने कई मुद्दों पर बातचीत की। एक विषय ये था कि उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी में फूट है, यानी कि कांग्रेस में फूट है। अब नेताजी ने ये तो सुना नहीं कि कांग्रेस में फूट है, उन्होंने ये जरूर सुन लिया कि फूट है, और जवाब में कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी में बड़ी फूट है। ओपी धनखड़ साहब से पूछ लीजिए, राव इंदरजीत सिंह से पूछ लीजिए। और ये कहा कि जेजेपी और बीजेपी की फूट सामने आती है, और इसके साथ साथ कहा कि इसके अलावा जेजेपी में भी फूट है, कि जहां दुष्यंत चौटाला जाते हैं, जो जेजेपी के मुखिया हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जहां वो जाते हैं वहां उनकी पार्टी के विधायक ही नहीं जाते। तो यानी कि उन्होंने जो अपनी पार्टी की जो नाकामी कह लो या अपनी पार्टी के अंतर कलह हो कह लो, उसको डाल दिया जेजेपी बीजेपी पर। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैंने नहीं सुना आपने क्या कहा, बाद में मेरे को आपकी बात में फूट सुनाई दी। आपकी बात सत्य है कि जितना फूट बीजेपी जेजेपी में है, उतना फूट किसी सरकार में देश में देखने में नहीं आया। पहला तो बीजेपी और जेजेपी में फूट और लट चल रहे हैं। कोई कह रहा है उचाना से ये लड़ेगा, कोई कह रहा है नारनौल से वो लड़ेगा। उसके बाद
जेजेपी के अंदर क्या फूट है, वो तो ये है कि डिप्टी सीएम जहाँ जाते हैं वहाँ पे उनके विधायक ही नहीं जाते। फूट इस कदर पहुँच चुका है। और बीजेपी के अंदर कितना क्या फूट की कहानी चल रही है, वो कहानी आप धनखड़ साहब से जाके पूछिए, वो कहानी आप राव इंद्रजीत जी जाके पूछिए, वो आदमपुर चुनाव में क्यों नहीं आए थे चुनाव प्रचार करने। वो कहानी आप अरविंद शर्मा जी से जाके पूछिए, जो कह रहे हैं कि रोहतक के एक पूर्व मंत्री जो 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी व्यापक स्तर पे जो गुटबाजी, उसके बाद बीजेपी और जेजेपी में गुटबाजी, और फिर जेजेपी के अंदर गुटबाजी, ये तो तीन गुटबाजियों का इतने शिकार हो गई सरकार कि ये तो गुटबाजी की पर्यायवाची बन गई बीजेपी जेजेपी सरकार। आपकी बात सी ठीक है, मैंने पहला पार्ट नहीं सुना था मैंने जो है, लेकिन गुटबाजी मैंने सुना, तो ये आपकी बात गुटबाजी, ये तो सरकार में अंतर्कलह और गुटबाजी इतनी है, जिस अंतर्कलह और गुटबाजी का नुकसान आज प्रदेश को हो रहा है। एक और सवाल के जवाब में दीपेंद्र हुड्डा ने जो नूह की हिंसा का मसला चलता रहा है, नूह का विवाद है, उसको लेकर भी अपनी बात बेबाकी से रखी। उन्होंने कहा कि नूह के अंदर जो है, या तो पुलिस के पास पहले जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो फिर कोई बड़ा षड्यंत्र था। यानी कि वो कहते हैं कि सरकार का जो खुफिया विभाग की भी कामयाब नहीं हुआ, और अगर इसके अंदर या तो सरकार का रोल था और या फिर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और दोनों मामलों में वो कह रहे हैं कि इसकी गंभीरता से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। पिछली बार भी लोगों के सामने ये आ गया था। पिछली बार भी हमने कहा था कि या तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यापक विफलता है, क्योंकि पिछली बार भी सबने पहले बता दिया था नीचे के पुलिस प्रशासन ने कि इस तरह के भड़काऊ बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, इसको लेकर एहतियात बरता जाए, लेकिन सरकार ने वहां कोई एहतियात नहीं बरता। तो हमने कह दिया था या तो सरकार की व्यापक विफलता है या कोई बड़ा भारी षड्यंत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में से एक ये भी कार्यशैली है कि भारत के एक भाई को दूसरे भाई से किस तरीके से आपस में लड़ाया जाए। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मुद्दों पर अपनी बात गंभीरता से रखी। वैसे आपको ये बता दें कि कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है वो भी कहीं कम नहीं है। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेती, लेकिन ये अच्छा जरिया है जनाब कि अपनी बात अगर सामने आए तो दूसरों के ऊपर डाल दो। खैर ये राजनीति है, और राजनीति के अंदर ये तो कम से कम हुआ करता है कि औरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान होता है और बड़ी जल्दी लगाए जाते हैं। तो ये तो बात थी वो जो कांग्रेस के युवराज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही जननायक जनता पार्टी और बीजेपी को लेकर। अगली खबर पर रुख करते हैं। अगली खबर में आपसे बात करते हैं। अगली खबर है हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ी हुई। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी, जब से अध्यक्ष बने हैं तब से पूरे जोश में लबालब हैं, जोश में पूरी तरह से लबरेज हैं। तमाम लगभग जिलों के अंदर वो हरियाणा के आधे से ज़्यादा जिलों के अंदर जा चुके हैं, उनके स्वागत समारोह हो चुके हैं। पहला जो स्वागतों का चरण था वो दीपावली के पर्व से पहले तक चला। अब दूसरे चरण में वो करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल पहुंच चुके हैं। यानी कि नायब सिंह सैनी ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, और साथ साथ ये भी कह चुके हैं कि प्रण है कि अगली बार एक बार प्रदेश में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी, मोदी मनोहर की हैट्रिक लगेगी। नायब सैनी कहते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर उनका संगठन बहुत जोर से काम करेगा। और जब ये सब दावे किए जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि मजबूत टीम भी हो, मजबूत फौज भी हो, पीछे ऐसे सेनापति हो जो सारे मामले को संभाल लें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की टीम ठीक ठाक काम कर रही है। ओम प्रकाश धनखड़ जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहते हैं कि खूब पन्ना प्रमुख बनाए, खूब पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए, और उनकी वो जो कह सकते हैं यूएसपी थी पन्ना प्रमुख सम्मेलन करवाना। मुख्यमंत्री जी भी जाया करते थे, खुद प्रदेश अध्यक्ष भी जाते थे जब धनखड़ साहब थे, लेकिन धनखड़ साहब की जैसे एकदम रुखसती हुई तो कहीं ना कहीं कोई कसर तो जरूर थी, और उस कसर को पूरा करना चाह रहे हैं अब नायब सिंह सैनी। बता रहे हैं नायब सिंह सैनी मिल के आ गए हैं। आपने भी देखा होगा तमाम सोशल मीडिया पर और तमाम खबरों के अंदर चला कि नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से मिल के आ गए, और जेपी नड्डा साहब से मिल कर के आकर के उन्होंने तय कर लिया है कि अगला जो संगठन बनना है उसकी रूपरेखा क्या होगी। बताया जा रहा है जो बीजेपी के आंतरिक सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहले प्रदेश संगठन के अंदर परिवर्तन करने जा रहे हैं। चर्चाएं तो ये हैं, और अगर मान लें उन चर्चाओं को तो राजस्थान चुनाव के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरे यादव का महामंत्री होना मुश्किल है। यानी कि अगर जब जवाहर यादव को महामंत्री का पद मिल जाएगा
तो फिर मनीष यादव के लिए जो है लाल बत्ती जल जाएगी। और वैसे आप मान लीजिए कि जवाहर यादव जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत नज़दीक हैं। अभी हाल ही में जो वो मुख्यमंत्री के ओएसडी थे वहाँ से उन्होंने रिजाइन दिया है, और राजनीतिक सूत्र ये बता रहे हैं कि जवाहर यादव की तैयारी है विधानसभा चुनाव लड़ने की बादशाहपुर से, और चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने रिजाइन दिया वहाँ से, और बता रहे हैं कि अब संगठन के अंदर उनको ठीक ठाक पद दिया जाएगा, तो ठीक ठाक पद महामंत्री का है। तो इसका मतलब मान लीजिए कि पहले जवाहर यादव का दावा पुष्ट है। जो मैंने आपको दूसरे नाम पर कहा कि अजय गौड़ और मनीष यादव इनमें से कोई हो सकते हैं, तो उसमें आप मान लीजिए कि मनीष यादव का नंबर लगना मुश्किल है। और जहाँ तक अजय गौड़ की बात कर लें तो अजय गौड़ मुख्यमंत्री जी के भी और कृष्णपाल गुर्जर के भी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आसपास भी काफ़ी नज़दीकी बना चुके हैं। लोगों के बीच में भी उनकी ठीक ठाक से है। चर्चाएं तो ये भी है कि उनको भी विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी कराई जा रही है, कुछ निर्देश भी हैं उनको। और जो तीसरा नाम महामंत्री के लिए है, तीसरा महामंत्री नाम चल रहा है कृष्ण बेदी का भी। वो दलित समाज के नेता हैं और मुख्यमंत्री जी के वो भी बहुत नज़दीक हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर उनकी भी नियुक्ति थी, वो भी वहाँ से रिजाइन दे के आए हुए हैं। तो मान लीजिए कि ये 3 नाम हो सकता है कि इन 3 नामों पर मोहर लग जाए। हालांकि नाम और भी कई हैं प्रदेश महामंत्री के पद के लिए, जैसे मैंने आपको मनीष यादव जी का नाम भी बताया, मनीष ग्रोवर भी हो सकते हैं, नाम और भी कई सारे हैं, लेकिन इन 3 नामों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और जब महामंत्री बदलेंगे तो मान लीजिए कि प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे में और भी काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। कुछ उपाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, कुछ महासचिव भी नए आ सकते हैं। हालांकि आजकल कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दीपक मंगला थे, अब वो दीपक मंगला भी रहेंगे या उनकी भी छुट्टी होती है वो भी देखा जाएगा। मतलब संगठन के अंदर बड़े विस्तार की और बड़े बदलाव की चर्चाएं हैं। और बताया ये जा रहा है कि राजस्थान चुनाव के ठीक बाद हो जाएगा, और इसकी हरी झंडी जो है वो नायब सिंह सैनी लेके आ चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब से। बता रहे हैं कि विप्लव कुमार देव साहब जो प्रभारी हैं उन्होंने भी उसको हरी झंडी दे दी है। और मुख्यमंत्री जी की तो कोई बात ही नहीं, मुख्यमंत्री जी के तो नायब सिंह सैनी हनुमान हैं। आप यूँ मान लीजिए कि नायब सैनी मुख्यमंत्री जी को जब गदा देकर आए थे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, तो गदा हनुमान जी का प्रतीक माना गई है, शक्ति की प्रतीक मानी गई है, और वो गदा उनको दी थी, गदा उन्होंने लहराई थी। हालांकि एक गदा बाद में धनखड़ साहब ने नायब सैनी को भी दी। अब दोनों नेताओं के पास गदा है तो शक्ति तो इन दोनों के पास हो चुकी है। और मैंने पहले ही बताया कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल के जितने नज़दीक हैं, तो इसके बाद में लगता नहीं है कि मनोहर लाल जी की और नायब सैनी की तरह की बात रहेगी, सहमति वहाँ तो पहले हो चुकी होगी। तो मान लीजिए कि अगले आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जो प्रदेश स्तर पर होगा, और उसके बाद हो सकता है वो जिला स्तर पर भी उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आएँ। तो ये बात थी हरियाणा की जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी से। अगली बात कर लेते हैं आपसे जननायक जनता पार्टी की। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भी आजकल खूब दमादम है। चाहे उनको उनके चचा अभय सिंह चौटाला कुछ कहें, चाहे उनके लिए कांग्रेस के लोग ये कहें कि उनकी दुकान में ताला लग चुका है, लेकिन दुष्यंत चौटाला इस समय पूरा पसीना बहा रहे हैं जा करके राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में वो रोज़ कह रहे हैं कि जो राजस्थान के सत्ता के ताले की जो चाबी है वो उनके पास है, चाबी उनका निशान है। पहले कहते थे कि बीजेपी से गठबंधन होगा, नहीं हुआ। फिर बात आई थी कि 27 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी तो उतारे, बताते हैं 7 प्रत्याशी बीच मझधार में छोड़कर चले गए। लेकिन दुष्यंत चौटाला में साहब हौसला बड़े गजब का है। इतने हौसले के अंदर है कि आजकल कह रहे हैं राजस्थान में अपने कार्यकर्ताओं से कि 5-7 दिन का और है, सोना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, पूरी तरह से जागरूक रहो, और फिर राजस्थान में सत्ता के ताले को हम अपनी चाबी से खोल देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला। से लेके और भरतपुर तक अपना 19 कैंडिडेट है, सबके जाने को मौका मिलो है, रोड शो में, मीटिंग में। और ये नहीं है कि एक पॉकेट एक जगह पर चुनाव लड़ रहे। आज भी हर विधानसभा में चौधरी देवीलाल की सोच का लोग बैठे हैं। बूढ़ा कहने बैठो, समझाओ, कोई और पार्टी में भी नहीं लगाओ सागे। धर्म मजहब से ऊपर उठकर एक सोच को आगे लेके चलो कि हमने फतेहपुर को कैसे मजबूती के साथ आगे लेकर चलना। आज हिस्सेदारी डाल लो, मजबूती डालोगा तो वादो मेरो है। आप यहां से जिता के भेजो, और जयपुर के अंदर राज्य में हिस्सेदार बनाना, मंत्री बनाना हमारा काम है।
दुष्यंत चौटाला पूरी तरह से दमादम है, ये मैंने आपको पहले से ही बताया। और अब आप मान लीजिए कि दुष्यंत चौटाला राजस्थान के अंदर एक नया कोई करिश्मा करना चाहते हैं, कह रहे हैं किंग मेकर बन के आएंगे। हालांकि हरियाणा में परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। हरियाणा में जहरीली शराब से लोगों के मरने का सिलसिला रोज जारी है, जिस पर बुलडोजर एक्शन हो गया आज। और मांग की जा रही है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि शराब के मसले को लेकर दुष्यंत चौटाला रिजाइन दें, क्योंकि आबकारी मंत्री हैं। और दूसरी तरफ जो उन्होंने घोषणा की हुई थी, जो उन्होंने नारा दिया हुआ था, वायदा किया था युवाओं से हरियाणा की नौकरियों में 75% रोजगार में आरक्षण का, उसको हाईकोर्ट ने पलट दिया। वैसे दुष्यंत चौटाला ये भी कह चुके हैं कि इसको भी लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब जब राजस्थान से चुनाव से फ्री होकर के आएंगे, सत्ता के ताले की चाबी लेकर के आएंगे और या फिर अपनी चाबी को बेरंग लेकर आएंगे, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि दुष्यंत चौटाला हैं पूरे दमादम इस समय, और राजस्थान से ही रह करके हरियाणा की बात भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। तो ये तमाम राजनीतिक बातें थी। अगली खबर वो जो आपसे भी जुड़ी हुई है, जो हर आम जनमानस से जुड़ी हुई है। हरियाणा का प्रमुख जिला है नुह मेवात। फरीदाबाद और पलवल के बहुत नज़दीक जिला है। दिल्ली एनसीआर का है, मान लीजिए दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी है। 3 माह पहले यानी कि 30 जुलाई को वहाँ पर एक ऐसा हादसा हो गया था, ऐसी वारदात हुई थी जिसके अंदर की जो वहाँ पर यात्रा चलती है, धार्मिक यात्रा, उस यात्रा को लेकर बवाल हुआ था, तनाव फैला था। यात्रा के तनाव के बाद बहुत जल्दी उसको संभाल लिया गया। पुलिस के अधीक्षक जो नरेंद्र बिजारनिया पहुँचे और डीसी धीरेन्द्र खटकड़ा वहाँ गए। वो उनकी कार्यकुशलता आप मानिए कि जो दंगा बहुत बड़ा हो सकता था उसको बहुत जल्दी रोक लिया गया, पूर्ण विराम पाया गया और तमाम शरारती तत्व जो उसके अंदर शामिल माने गए थे, जिन पर आरोप लगे थे, चाहे वो कांग्रेस के विधायक ममन खां थे, चाहे वो मोनू मानेसर थे, चाहे वो बिट्टू बजरंगी थे, और चाहे वो तमाम लोग थे, सब पर एक्शन हुआ, सभी गिरफ्तार हुए। मोनू मानेसर अब भी अपने हत्या के मामलों में, जो उनके पुराने मामले चल रहे हैं, राजस्थान की पुलिस की हिरासत में है। मोनू मानेसर पर कई मामले थे। बिट्टू बजरंगी जमानत पर आ चुके हैं। मामन खां 15-20 दिन जेल में रहे, उसके बाद जमानत पर आ चुके हैं। 3 मुकदमे दर्ज हुए मामन खां के खिलाफ। और एक्शन ऐसा मानिए, पुलिस का एक्शन ऐसा हुआ कि पुलिस ने वहां कार्रवाई करते हुए जब लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया, तो आप मान सकते हैं, आपने सुना होगा वो वीडियो वायरल हुआ था वहाँ के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया का, जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे सब पता है कि किसने शरारत की है। मोहम्मद इलियास बैठे हुए थे विधायक वहाँ पर, और विधायक से उन्होंने कहा था कि मुझे पता है किसने शरारत की है, या तो कान पकड़ कर ले आओ, नहीं तो पुलिस अपने अंदाज में लेके आएगी। कई एनकाउंटर भी हुए वहाँ पर, कई बदमाशों को गोली भी मारी गई, और बदमाश पर जो पुलिस का एक्शन होना चाहिए वो होता हुआ दिखा। लेकिन इसके बावजूद जाने क्यों कुछ लोगों को पुलिस की कार्रवाई रास नहीं आती। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना जैसे उनकी कार्यशैली में शामिल हो चुका है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कितना ठीक कह रहे हैं या कितना गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर आप पुलिस को काम नहीं करने देंगे और हमेशा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते रहेंगे, तो आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं फिर वो एक्शन में कमी आ जाती है, वो हौसले में भी कमी आती है। लेकिन हमारे जो हरियाणा की पुलिस है, चाहे वो हमारे देश की सेना हो, चाहे वो हमारे स्टेटों की पुलिस हो, चाहे हमारे हरियाणा की पुलिस हो, आप मान लीजिए कि खाकी तो अपनी बहादुरी का परिचय हमेशा देती रहती है, चाहे उस पर खादी कितने ही आरोप लगाए और चाहे उस पर फिर खादी की आड़ में छुपे हुए लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन खाकी का एक्शन हमेशा जारी रहता है। अब अभी हाल ही में वहाँ पर आज की गुरुग्राम में एक प्रेस वार्ता हो रही थी, हमने भी उनको देखा और हमारे भी साथियों ने कवर किया, जिसके अंदर कि वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं वो पुलिस पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पुराना मसला था उस पर वो तमाम आमूलचूल कार्रवाई नहीं हुई। अगर किसी मसले को शांत करने के लिए बैठकें भी होती हैं, दोनों समुदायों के वार्ताओं के दौर भी चलते हैं, और अगर समाज के अंदर शांति और सद्भाव की दिशा में कदम नहीं बढ़ाए जाएंगे, अगर उन कदमों का विरोध किया जाएगा, तो फिर आप मान लीजिए कहीं ना कहीं समाज के हम हितैषी नहीं हैं। सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो किसी भी बदमाश को बख्शा ना जाए। जो शैतानी करने वाले लोग हैं उन पर आमूल चूल कार्रवाई हो, लेकिन इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि शांति, सद्भाव और प्यार का वातावरण हमेशा बना रहे, चाहे वो राजनीति करने वाले लोग कुछ भी कहें। लेकिन जब जब कभी भी एक्शन हुआ करता है तो इस प्रकार के रिएक्शन भी सामने आया करते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि वो रिएक्शन किस वजह को लेकर के है, किस बात का है, वो कौन से एक्शन है जो लगता है कि कहीं कमी थी।
अब अगर इसी घटना को ही लें, जो घटना वहाँ पर हुई कि कुआं पूजन करने जा रही महिलाओं पर हम यही बड़ी बात कर रहे हैं कि पत्थर फेंके गए, लेकिन हालांकि वहाँ की बातें कई आई हैं। एक खबरिया चैनल है, उसके अंदर भी हम देख रहे थे कि उसके अंदर संवाददाता वहाँ बैठ करके पूछ रहे हैं मदरसे के अंदर, जिसके अंदर कि वो बच्चे कह रहे हैं कि चप्पल लगाई, चप्पल मारी, चप्पल फेंकी और वो चप्पल लगी। लेकिन जिन घटनाओं में बात शिकायत की गई, उन घटनाओं उसी मसले में उसी शिकायत पर FIR हुई, उन्हीं धाराओं में FIR हुई, SC एक्ट भी लगा, और जो बच्चे पकड़े गए, जो लोग पकड़े गए वो माइनर थे। माइनर पर आप मान लीजिए कि हमारे संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होगी, इसके अंदर पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती। जितना सख्त एक्शन होना चाहिए था वो होता हुआ दिखा। और मान लीजिए कि जब पुलिस के कप्तान हाथ में डंडे लेकर के जब DC, जिलों के उपायुक्त और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी मोर्चा संभाल लें, तो फिर उन पर नुक्ताचीनी करना ठीक नहीं है। हालांकि सबकी अपनी कार्य करने की तरीका है, सबका अपना अपना कार्य करने का अंदाज है, और उसका अंदाज वो जिस प्रकार बयां कर सकते हैं उसे वो करना भी चाहिए। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि अगर कहीं टारगेट किया जाएगा तो फिर वो भी, उसका भी अच्छा संदेश नहीं है। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही। हमने जिन खबरों पर आपसे बात की, आप क्या समझते हैं? अपने कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।